This conference will now be recorded. ठीक है, अभी हम ये कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं कि एज्योर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के जरिए किस तरीके से हम अपने एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप के वीएम्स को मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई सर्वर हम नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, अभी कोई सर्वर नहीं लगा रहे हैं, एज्योर एडी की सहायता से ही केवल क्रिएट करेंगे सेटअप को और फिर होस्ट पूल को, और फिर उसके बाद इसको मैनेज करने के लिए, जीपीओ वगैरह मैनेज करने के लिए हम इस पे मैनेज करेंगे क्या, एक एज्योर एएडी सर्विस, जिस एज्योर एएडी सर्विस के जरिए जीपीओ वगैरह इंप्लीमेंट करना, ये सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट में हमने आई थिंक लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था लाइक दिस कि वी हैव अ 3 डिफरेंट वे टू सेट अप आवर एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप होस्ट पूल, जिसमें से एक था वीएम के ऊपर, दूसरा था ऑन प्रेमाइसेस सर्वर बीपीएन की मदद से, और तीसरा था अपने पास एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की हेल्प से, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, बहुत ही बेसिक सा स्टेप फॉलो करना है। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अप पेज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी और होस्ट पूल, दोनों का पैरेलली ओपन कर लेते हैं पेज, एंड एज्योर एडी में से एक कोई भी यूजर आप सेलेक्ट कर लो, जिस यूजर का यूज करके आप अपने होस्ट पूल को डिजाइन करना चाहते हैं। सो राइट नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, और इस एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के केस में मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बिल्ट इन यूजर है, ना कि सिंक्राइज यूजर हमें नहीं रखना है इसमें, हमारे पास जो बिल्ट इन यूजर है ना, उस बिल्ट इन यूजर को प्रोसीड करते हैं। तो AWS सिंक्राइज है, एज्योर सिंक्राइज है, जीसीपी हमारा नॉट सिंक्रोनाइज। आप देखिए जीसीपी यूजर जो है हमारा नॉट सिंक्रोनाइज्ड है। तो इस यूजर का हम हेल्प लेने वाले हैं टू क्रिएट अ एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप। कुछ भी नहीं करना, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ होस्ट पूल विदाउट वर्चुअल मशीन। पहले होस्ट पूल को रेडी कर लेते हैं, एवीडी होस्ट पूल आवर नेटवर्क। यहाँ पे एज्योर ADVM एक पूल का नेम दे देते हैं, एज्योर ADVM। सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन, and same I'm going to proceed with pooled with 3 different session. Next, I don't want to create a virtual machine, अभी हम यहाँ पे virtual machine create नहीं करना चाहते हैं। रिव्यू एंड क्रिएट, सिंपल सा अभी हमने पहले होस्ट पूल तैयार किया, इसके बाद जैसे ही हमारा होस्ट पूल रेडी होता है, वी विल ऐड अवर व्हाट वी कैन से, वी विल ऐड अवर वर्चुअल मशीन एंड वर्कस्पेस। इन दोनों सर्विस को हम अभी बाद में ऐड करेंगे। ये क्या रिक्वायरमेंट है जब हम लोग एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस से होस्ट पूल क्रिएट करेंगे, तो फिर ये क्या रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों को वर्चुअल मशीन बाद में ऐड करना पड़ेगा? ना, इट्स नॉट रिक्वायरमेंट। ओके, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कभी ऐसा नहीं बोलता कि आप दोनों चीजें सेपरेट बनाइए। अच्छा। सो फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ये अपने खुद के समझने के लिए हम ये प्रोसीड कर रहे हैं कि ये सारी चीजें अलग अलग हैं। होस्ट पूल आपका बन के तैयार है, होस्ट पूल के अंदर अभी तब तक आप यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसमें इंस्टेंसेस नहीं ऐड करेंगे, करेक्ट ना। होस्ट पूल तो हमारा तैयार है, आपने असाइन कर दिया बैकएंड का एक होस्ट पूल, एक नेम डिसाइड कर दिया कि दिस इज माई होस्ट पूल। अब इस होस्ट पूल के अंदर दूसरा स्टेप क्या कहता है कि आप वर्चुअल मशीन को ऐड करिए। एज्योर एडी होस्ट के नाम से तैयार किया था, ऐड पे क्लिक करिए, और ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे। बाकी की इंफॉर्मेशन अपने आप पिक कर लेगा, तो जाहिर सी बात है हमें केवल इंस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, वर्चुअल मशीन्स की डिटेल देनी पड़ेगी। नाम दे देते हैं होस्ट वीएम के नाम से हमने दे दिया यहाँ पे सेंट्रल यूएस, नो इंफ्रास्ट्रक्चर। गैलरी में जाकर के इमेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, मल्टी सेशन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 कोर ऑफ सीपीयू, 8 GB रैम, नंबर ऑफ इंस्टेंस 1, नेटवर्क जो आपने बनाया था एवीडी नेटवर्क 192.168 डॉट समथिंग, एक्टिव डायरेक्टरी एंड एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी दोनों पैनल हैं। तो अपने पास एडी है नहीं, एज्योर एडी अवेलेबल है, जस्ट नीड टू प्रोसीड एज्योर एडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये लोकल यूजर आईडी एंड पासवर्ड है। जो लोकल होस्ट होगा, लोकल यूजर होगा ना, रूट अकाउंट, उसकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड देना पड़ेगा आपको। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, एंड अगेन नेक्स्ट रिव्यू
एंड प्रोसीड टू क्रिएट, ये हमने प्रोसीड कर दिया क्रिएशन के लिए। सेम टाइम लगेगा, मीन्स 5 से 7 मिनट जितना टाइम वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने में लगता है। और उसके बाद फिर हम इसको असाइन करेंगे किससे, किसी पर्टिकुलर एज्योर वर्चुअल एज्योर एडी के एक्टिव डायरेक्टरी यूजर से। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अब डोमेन सर्विसेज कम इन टू द पिक्चर, बट यू शुड नो अबाउट क्यों जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, डेफिनेटली रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट क्यों जरूरत पड़ेगी वो हमें क्लियर करना है। अगर आपको सिर्फ इंस्टेंसेस एक्सेस करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी तैयार करेंगे तब भी काम चल जाएगा। बट यू नो दैट कि केवल इंस्टेंसेस में हम यूजर नहीं असाइन करना चाहते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अ ग्रुप पॉलिसी एज वेल। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसको मैनेज करने के लिए एक सर्वर का होना जरूरी है। इज इट करेक्ट? हम्म। मतलब तो ये फिर एज्योर कि यहाँ, पोर्टल पे जाके हम लोगों को एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? हाँ जी, देखो अभी क्या है, एवीडी होस्ट पूल हम तैयार कर रहे हैं विदाउट डोमेन, यूजिंग एज्योर एडी। हमने यहाँ पे एज्योर एडी की मदद से प्लान किया है क्या, एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप को क्रिएट करने के लिए, राइट। तो इस केस में हम्म। क्या किया हमने, एज्योर वर्चुअल एज्योर एडी इज अ बिल्ट इन सर्विस, ये अपने पास बिल्ट इन सर्विस है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें तो। और यहाँ पे हमने प्रोसीड किया है एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, दिस इज आवर एवीडी, ये हमारा एवीडी है। और एवीडी के अंदर हमने वीएम्स डिसाइड कर दी, प्लस वी आर रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द यूजर्स। और ये यूजर्स कहाँ पे आएंगे, एज्योर एडी में जो आपने यूजर्स तैयार कर रखे हैं, मे बी एबीसी, जीपी, राइट, ये यूजर आपके वर्चुअल मशीन्स को लॉग इन करने में हेल्प करेंगे। इज इट करेक्ट? यस, करेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे जो इंस्टेंसेस हैं, आप उस इंस्टेंस को लॉग इन करने के लिए या तो आप जीसीपी का इस्तेमाल करेंगे या एबीसी का इस्तेमाल करेंगे। दीज ऑल आर द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स ना। हम्म। बट थिंक अबाउट इट कि हमें इस पे पॉलिसी लगानी है, वी वांट टू कॉन्फ़िगर द डेलीगेशन, इस पे हमें डेलीगेशन करना है, ठीक है, इसमें हम्म। हमें परमिशंस देनी है। सो आई डोंट थिंक कि एज्योर एडी में कोई ऑप्शन है जो ग्रुप पॉलिसी बना पाए। इज इट करेक्ट? नहीं। हाँ। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपके पास जो यूजर है ना, इन यूजर को आपको एज्योर एएडी में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एज्योर एएडी सर्वर आपको तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करने के बाद जो आपके यूजर हैं वो ऑटोमेटिक इस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखने लगेंगे। और विद द हाँ। हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्वर आप जीपीओ लगाना चाहते हैं, डेलीगेशन करना चाहते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर? क्लियर। ठीक है, तो अगर ये हम नहीं भी बनाते हैं तो नुकसान क्या होगा, जीपीओ वगैरह हम कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे, डेलीगेशन नहीं कर पाएंगे, परमिशन नहीं दे पाएंगे। हम्म। क्लियर? ये सभी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी अगर आप इनको ये सर्वर स्टैब्लिश नहीं करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये हम प्रोसीड कर देते हैं, ये चलने देते हैं, ये हमारा इन प्रोग्रेस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहीं पे मीनवाइल दूसरा पेज ओपन करके एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को क्रिएट कर लेते हैं। एक नया विजार्ड ओपन किया हमने और यहाँ पे एज्योर एएडी इसको क्रिएट कर लेते हैं। एज्योर एडी डोमेन सर्विसेज, अब देखिए यहाँ पे एज्योर एडी डोमेन सर्विसेज, वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई, ये टू बी हो गया, दिस वन एज्योर एडी डोमेन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। वी डोंट हैव एनी डोमेन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट, और आपको डोमेन कौन सा यूज करना है, जो आपने सिंक्रोनाइज किया है। गॉट इट हाँ, व्हाट आई एम हाँ, सेइंग? हाँ, हाँ, ठीक है, कक्षा डॉट यहाँ इन। पे हाँ क्लाउड कक्षा डॉट इन, जो भी आपका डोमेन है वो डोमेन हम्म। आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, क्लाउड कक्षा डॉट इन। सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन, एसकेयू में स्टैंडर्ड है, एंटरप्राइज है, प्रीमियम है, एज पर द बजट। इसमें थोड़ा सा हम एसकेयू में बात करें तो स्टैंडर्ड जो है आपको 500 यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, एंटरप्राइज 2000 यूजर क्रिएट कर सकते हैं, और प्रीमियम के केस में आप 5000 यूजर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं।
सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद स्टैंडर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है उतना यूजर की, तो हमने स्टैंडर्ड को प्रोसीड किया, नेक्स्ट किया। नेटवर्किंग में आपके जो नेटवर्क है, आप यू शुड बी यूज योर ऑन नेटवर्क, तो ये हमारा नेटवर्क था, हम उसी नेटवर्क पे काम करना चाहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट के अंदर देखिए यहाँ पे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर और मेंबर ऑफ AADDC डोमेन कंट्रोलर, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक यूजर ऐड करना पड़ेगा जो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करेगा। जब भी आप सर्वर बनाएंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए उस यूजर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो यूजर ऐड करने के लिए आप यहाँ पे मैनेज ग्रुप मेंबरशिप पे जाएंगे। एटलीस्ट एक मेंबर क्या है आपका? एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर, तो मेंबरशिप में GCP को हम यहाँ पे ऐड करा लेते हैं। क्लियर? ये बात क्लियर आ रही है ना? समझ में आ रहा है कि क्या है, व्हाई वी नीड टू यूज? ये यूजर क्या मेरा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो यूजर क्रिएट किया है वो तो होंगे सिर्फ, क्योंकि मेरा तो डोमेन नहीं है अभी। नहीं, जो एज्योर AD ने बना रखा है यूजर वो है, डोमेन की तो बात ही नहीं है अभी। क्लियर। जो हमने एज्योर AD पैनल से क्रिएट किया है ना यूजर, वो ये हाँ, वो वाला यूजर है। अच्छा ठीक है ठीक है। सेलेक्ट किया, अब इसका इस्तेमाल करेंगे डोमेन को कन्वर्ट करने के लिए, जब सर्वर बनाएंगे तो उसको कन्वर्ट करने के लिए। चलिए GCP ऐड करने के बाद करिए क्लोज, करिए नेक्स्ट, ऑल स्कोप नो प्रॉब्लम, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस हियर, नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द एंटायर बेसिक एंड नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा टाइम लगेगा वैलिडेट करने में। ठीक है, कुछ वार्निंग है, यू आर अनेबल टू चेंज द DNS, सब्सक्रिप्शन नहीं बदल पाएंगे, रिसोर्स ग्रुप नहीं बदल पाएंगे, नेटवर्क सबनेट नहीं बदल पाएंगे, फॉरेस्ट टाइप यानी जो आपने नेम डिसाइड कर लिया ना वो भी आपका चेंज नहीं होगा। सो मेक श्योर एवरीथिंग इज ओके, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, तो आप क्लिक करिए ओके एंड वेट। It will take up to 15 to 20 minutes. ओके। इसमें जो लगने वाला टाइम है वो 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, नॉट एन इशू। मीनवाइल हम अपने होस्ट पूल पे चलते हैं, इसमें भी लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, बट विल ट्राई टू कंप्लीट बोथ प्रैक्टिकल टुडे, इन दोनों प्रैक्टिकल को आज फाइनल कर लेंगे। मींस ये अपना AVD वाला, सॉरी एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप बेस्ड एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, और ये अपना एज्योर AAD की का यूसेज क्या है वो भी। बोथ आर इन प्रोग्रेस। तो फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन में तो जब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे तो फिर हम लोगों को तो बहुत ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एक ही साथ। डेफिनेटली, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ग्रुप पॉलिसी भी मैनेज करो, डेलीगेशन भी मैनेज करो, परमिशंस भी उसकी हाईलाइट करो, तो जाहिर सी बात है उसमें तो ये कॉमन है, रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। अगर मेरा सेटअप हाइब्रिड होते हैं तो फिर उस टाइम पे जाके हम लोग कैसे AVD के साथ कनेक्ट करेंगे? हाइब्रिड के केस में तो फिर सारी चीजें हम ऑन प्रोमाइसेस से उठाएंगे ना। हाइब्रिड बनाने का मतलब यही है कि हम अपने ऑन प्रोमाइसेस यूजर को एंटरटेन करना चाहते हैं। तो फिर उस टाइम पे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑन प्रेमाइस में होंगे तो फिर ऑन प्रेमाइस के जो डोमेन होंगे उसके साथ ही हम लोग VPN करके हम लोग एज़्योर वर्चुअल हाँ, होस्ट पूल में हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। डायरेक्ट उसमें फिर एक और पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। एक तो आपका एज्योर AD कनेक्ट तो रहेगा सिंक्रोनाइज करने के लिए, प्लस उसमें VPN इन्वॉल्व होगा ताकि आपके लोकल नेटवर्क को ऑथराइज किया जा सके एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस के थ्रू। यहाँ पे अगर हम इसको देखें ना तो एक्चुअल में हम क्या प्लान कर रहे हैं, एक्चुअल में जो हमारा ये सेटअप बन रहा है ना कुछ ऐसे बनेगा, लाइक एज
जैसे दिस इज आवर एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप, जिसमें हमने होस्ट पूल वगैरह क्रिएट कर रखा है. दिस इज होस्ट पूल. और होस्ट पूल के साथ साथ आपने इसमें दो चीजें हैं, एक तो इंस्टेंस है मतलब वर्चुअल मशीन है, और दूसरा जो है वो है सेशन, राइट? कि नंबर ऑफ सेशंस कितने आप रखना चाहते हैं, 3 4 5 जितने भी रखना चाहते हैं. अब इससे आपने डिसाइड किया कि आई वांट टू क्रिएट अ 3 डिफरेंट सेशन, मींस 3 अलग अलग यूजर एट ए टाइम इस मशीन को एक्सेस कर पा रहे हैं. इज इट करेक्ट? हम्म बट होस्ट पूल और वर्चुअल मशीन डोमेन का पार्ट होना चाहिए. होस्ट पूल और वर्चुअल मशीन हमारा क्या होना चाहिए? डोमेन का पार्ट होना चाहिए. तो डोमेन का पार्ट बनने के लिए आपने क्या किया? वी डोंट हैव एनी सर्वर, तो हमने यहाँ पे Azure AD की सर्विस को इन्वॉल्व किया. दिस इज आर Azure AD सर्विस. और यू नो दैट Azure AD सर्विस के अंदर हमने 3 यूजर बना रखे थे, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3. इज इट करेक्ट? अब हमने करेक्ट. इसी Azure AD सर्विस का इस्तेमाल किया AVD होस्ट पूल को क्रिएट करने के लिए. देन we are able to log in our same machine through user 1, user 2, user 3, क्योंकि ये यूजर कहां पे मेंशन है? Azure AD में. अभी यहाँ पे कोई सर्वर का रोल नहीं आया. इज इट करेक्ट? करेक्ट. अब चलो ठीक है, वी आर एबल टू लॉग इन, सिर्फ लॉग इन कर पा रहे हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू कंट्रोल अवर होस्ट VM, हाउ टू कंट्रोल or manage host VMs and session. जो इनके सेशन है या जो होस्ट है, उन होस्ट बेस्ड वर्चुअल मशीन, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए? देन यू मस्ट नीड टू इन्वॉल्व Azure AD डोमेन सर्विस. ठीक है? Azure AD domain service is a platform as a services. Is it okay? Please confirm. Yes, that's correct. Yes. Okay, so Azure AD platform as a service का एक बेस्ट एग्जांपल है PaaS. और इस केस में क्या करते हैं आप? कोई एक नेम डिसाइड करके, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, क्लाउड कक्षा के नाम से एक डोमेन को प्रोसीड किया. क्लाउड कक्षा .in के नाम से एक हमने यूजर को प्रोसीड किया. ठीक है? हम्म चलो, ये तो क्लियर हो गया. हम्म अब ये क्लाउड कक्षा क्या है, यहाँ पे भी है, और आपने शायद यहाँ पे भी कस्टम डोमेन में ऐड कर रखा है सेम नेम. हम्म कस्टम डोमेन विच इज अवेलेबल इन आवर Azure AD. यहाँ पे भी हमने क्लाउड कक्षा को ऐड कर रखा है, क्योंकि ये पब्लिक है. हमने godaddy.com से परचेज कर रखा है. नाउ अब आप जितने भी यूजर यहाँ पे बनाएंगे, मान लीजिए आपने एक यूजर बनाया abc@cloudkaksa.in. ठीक है, abc@cloudkaksa.in. अब थोड़ा सा इसमें अपोजिट जाएगा. रिमेंबर AD कनेक्ट का हमने इस्तेमाल किया था, और AD कनेक्ट क्या करता था? आपके सर्वर से, ठीक है, आपका जो ये सर्वर है, इस सर्वर से यूजर को सिंक्रोनाइज करता था Azure पोर्टल पे. इज इट करेक्ट? करेक्ट. Azure AAD जस्ट अपोजिट है इसका. अब क्या होगा? जो आपने यूजर बनाया abc@cloudkaksa.in ना, वो आपके Azure AD से यहाँ पे आएगा. कहाँ पे? Azure AAD पे. नहीं क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि दिस वन इज द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. अब आपको GUI चाहिए, तो GUI के लिए आपको एक VM क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज सर्वर 2012. या कंपैटिबिलिटी आपकी 16 पे है, तो आप 16 पे प्रोसीड कर दो, कोई इशू नहीं. ओके.
अब ये जो सर्वर आपने बनाया ना, इस पे आपको एक छोटी सी सर्विस यानी एक रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा, विच इज कंसीडर एज ए RSAT, जिसको बोला जाता है रिमोट सर्वर एडमिन टूल्स। हम्म RSAT क्या करता है कि आपका जो क्लाउड कक्षा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है ना, इसको पूरी तरीके से इस सर्वर के ऊपर GUI में कन्वर्ट कर देगा। हम्म क्लियर? यस और आप यस आसानी से इस मशीन का इस्तेमाल करके आपको GPO लगाना है, आपको पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करनी है, या फिर और कोई एक्टिविटी टास्क परफॉर्म करने हैं, लाइक एज अ डेलीगेशन करना है, ये सभी टास्क आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ Azure AAD सर्विस। यस चलो, हाफ टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपका होस्ट पूल रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो बनने देते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अभी हम आ जाते हैं होस्ट पूल पे। इसको किया ओपन, और होस्ट पूल में अभी हमारे जो इंस्टेंसेस हैं वो अनअवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैक आ जाते हैं हम यहाँ पे, एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप को ओपन करते हैं, वर्क स्पेस पे जाते हैं। हमने कोई वर्क स्पेस नहीं बनाया, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आप एक वर्क स्पेस क्रिएट करिए ताकि आप अपने VM को एक्सेस कर सकें, हाईलाइट कर सकें। AVD क्लास वर्क स्पेस नेम क्लास वर्क स्पेस, सेंट्रल US इज आवर लोकेशन, तो आप सेंट्रल US दे दीजिए। एप्लीकेशन ग्रुप रजिस्टर, एप्लीकेशन ग्रुप वी डोंट हैव एनी एप्लीकेशन ग्रुप राइट नाउ, तो कोई दिक्कत नहीं, नो कर दीजिए, बाद में हम इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट। चलिए, वर्क स्पेस भी हमारा रेडी हो चुका है हम्म विद नेम ऑफ क्लास वर्क स्पेस। और इस क्लास वर्क हम्म स्पेस में हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन ग्रुप नहीं है, तो लेट मी क्रिएट अ वन एप्लीकेशन ग्रुप। Azure AD host pool, yes, I want to use the same. Select, एप्लीकेशन ग्रुप तो बाय डिफॉल्ट तो रहता ही है। हाँ, जब आप होस्ट पूल तैयार करेंगे तो उसमें आ जाएगा, बट हाँ आपको असाइन करना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आई वांट टू यूजर यूज यूजर को दिस। असाइन करना पड़ेगा। हाँ, कि किस पर्टिकुलर यूजर को आप ऑथराइज करना चाहते हैं। चलिए, होस्ट पूल को यहाँ पे रेडी किया। अभी भी आपका जो इंस्टेंस है ना, वो अनअवेलेबल आ रहा है, राइट? तो पहला जो चैलेंज है हम्म इसमें कि आप इस इंस्टेंस को अवेलेबल मोड में लाइए, करेक्ट? हम्म तो इंस्टेंस को अवेलेबल मोड में लाने के लिए हमें बहुत ही बेसिक सा स्टेप यूज करना पड़ेगा। आप रिसोर्स ग्रुप पे आ जाइए। जो रिसोर्स ग्रुप आपने तैयार किया है, विच इज नेम ऑफ AVD रिसोर्स ग्रुप, AVD क्लास। IAM पे जाएंगे, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पे, एड रोल्स एंड असाइनमेंट्स पे, जहां पे आप सेलेक्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर वर्चुअल मशीन
एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन, ये आप रोल को असाइन कर देंगे। Select your users. So yes, I want to assign the user GCP. Select, review and assign. Already exist, कोई दिक्कत नहीं, ये पहले से अवेलेबल था, तो आप AVD पोल होस्ट पूल पे आ जाते हैं फिर से, और यहाँ पे जो होस्ट पूल अभी रिसेंटली आपने बनाया उसमें भी सेम रोल असाइन कर दीजिए। User access administrator, next, add member, then select review and assign. Done. Now we need to wait up to 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा इस पे, और हमारा जैसे इंस्टेंस अवेलेबल में आता है वी विल एक्सेस थ्रू आवर GCP यूजर। क्लियर? इट इज आल्सो इज इन प्रोग्रेस, ये भी हमारा इन प्रोग्रेस है, और जैसे ये रेडी होता है हम एक सर्वर मशीन बनाएंगे और उस पे RSAT के जरिए क्लाउड कक्षा डोमेन को जोड़ने का काम करेंगे। क्लियर? क्लियर। तो फिर फॉर एग्जांपल मेरा एक यूजर होंगे आदनान यूजर को अगर हम होस्ट पूल का कोई अगर एक्सेस देना चाहते हैं तो फिर उस टाइम पे भी हम लोगों को जाके वो रिसोर्स ग्रुप पे और वो मेरा जो होस्ट पूल में वहां पर जाके ये आदनान यूजर को ये दोनों रोल देना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, हम लोग जो 8 रोल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा तो एज्योर एडी पे मेरा डोमेन ऑलरेडी वेरीफाइड है और हम लोग एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस में भी वो डोमेन का नाम दिया है सेम डोमेन। सो ये दोनों डोमेन तो एक साथ जुड़ा हुआ है एक ही साथ। तो फिर अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अभी जो यूजर हमारा एज्योर एडी पे हम लोग क्रिएट किया है जीसीपी, वो यूजर तो जब हम लोग एज्योर एक्टिविटी डोमेन सर्विस करेंगे उसमें भी तो आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, एक बार फिर से रिपीट करिए। फॉर एग्जांपल जीसीपी यूजर है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे, अब ठीक है, अब हम लाइक एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस भी क्रिएट किया है, सो दोनों में ही डोमेन सेम है। तो फिर ठीक है। जीसीपी यूजर अब माइग्रेट होंगे होके एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस में आ जाएंगे ना। वो तो एज्योर एडी में है ही है, वो एज्योर एएडी में आ जाएगा। हाँ, एज्योर एडी डोमेन सर्विस में आ जाएगा, ताकि आप उस पे पॉलिसी वगैरह या डेलीगेशन करना चाहें तो जीयूआई पैनल के थ्रू आप आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, और अब हम RSAT रोल यूज कर रहे हैं, तो फिर RSAT रोल यूज कर रहे हैं उस वर्चुअल मशीन में, तो फिर वो उसका काम क्या होंगे? RSAT रोल की मदद से जो आप ये एज्योर एएडी बना रहे हैं ना अभी जो इन प्रोग्रेस है, ये एक तरीके से बैकएंड में आप सर्वर बना रहे हैं, राइट? अब इस बैकएंड सर्वर में कोई वर्चुअल मशीन तो है नहीं, कोई जीयूआई तो दिख नहीं रहा है, आपको यूजर मैनेज करना है, पॉलिसी मैनेज करना है, तो वो ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहेगा ना। तो उस ऑप्शन को यूज करने के लिए
सर्वर की सर्विसेज को यूज करने के लिए एक हम ब्लैंक मशीन तैयार करेंगे सर्वर 2012 की, और उसके ऊपर आरसेट इंस्टॉल करेंगे, ताकि जो ये क्लाउड कक्षा डॉट इन है ना, ये क्लाउड कक्षा डॉट इन का डोमेन आपके उस वर्चुअल मशीन के साथ जुड़ जाए। अच्छा, और तो फिर जुड़ने के मेरा मेरा बाद मेरा आप, फायदा क्या होंगे? नहीं नहीं, ग्रुप पॉलिसी अगर आपको इम्प्लीमेंट करनी है तो अभी तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं जीपीओ इम्प्लीमेंट कर पाए। तो फिर हम लोग आपको क्या डेलीगेट, वो जीपीओ हाँ, जीपीओ यूज करेंगे क्या डायरेक्टली होस्ट पूल में? नहीं, जीपीओ हम लगाएंगे अपने यूजर के ऊपर ना, हाँ, जीपीओ बट तो वो होता है जीपीओ लगाने यूजर्स का के पैनल कहाँ ऊपर। है? वो अच्छा, पैनल कहाँ है? वो पैनल नहीं मिल रहा है ना, जब तक हाँ सर्वर नहीं हाँ। आएगा, जीयूआई नहीं आएगा, हम जीपीओ नहीं लगा पाएंगे ना। हम्म। अच्छा, अभी समझ में आया कि आर्टसेट जो रोल हम लोग यूज कर रहा है, इंस्टॉल कर हम्म। रहा है, वहां पर जो हम लोग ये जीसीपी यूजर जो वर्चुअल मशीन यूज कर रहा है, तो जब वो यूज करेगा तो उसके ऊपर जो हम लोग पॉलिसी डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, उसमें ये डिप्लॉय करने के लिए बैक एंड में तो एक सर्वर होना चाहिए, जिस सर्वर के थ्रू करेक्ट। मैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को मैनेज कर सकेंगे। तो उसका बिल्कुल जीओआई बिल्कुल। पैनल के लिए हम लोगों को आर्टसेट रोल यूज कर सॉरी वीएम मशीन क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उस वीएम मशीन को ये मेरा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के डोमेन के साथ जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आर्टसेट रोल यूज करेंगे। उस आर्टसेट रोल के ऊपर डिपेंड करके हम लोग बोलेंगे ठीक है, अगर जीसीपी यूजर और आदनान यूजर और यूजर वन उनका वर्चुअल डेस्कटॉप में फॉर एग्जांपल फोल्डर रिडायरेक्शन होगा, तो फिर रिसाइकल बिन ऑफ होगा, तो ये सब हम लोग पॉलिसी डिप्लॉय कर सकेंगे उसमें से। करेक्ट करेक्ट। ओके, एक बार देखने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी जस्ट इन प्रोग्रेस है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरा मेरा आपके क्लास में ज्वाइन करने से पहले मेरा जूनिपर फायरवॉल का क्लास भी था, सो सब कुछ माथे के ऊपर से गया मेरा, तो इसीलिए दिमाग अच्छा। काम नहीं कर रहा है मेरा। हाँ, समझ गया। लाइक वेब बेस्ड फायरवॉल बहुत ही आसान है, पालो अल्टो चेक पॉइंट बहुत ही आसान है वो। लाइक हाँ सोफोस हाँ हाँ फायरवॉल हाँ। तो पूरे कॉमन, लाइक जूनिपर फायरवॉल पूरा कॉमन बेस्ड है, तो मेरा दिमाग हम्म। सिर्फ घूम रहा था। और मेरा एक प्रोजेक्ट भी आया है कि VMware रोबो है ना, रिमोट ऑफिस ब्रांच ऑफिस इंस्टॉलेशन, हाँ हाँ। वो वो एक प्रोजेक्ट आया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन मैं सुबह से पढ़ रहा था। वो 222 पेज का कॉन्फ़िगरेशन है, इतना डिफिकल्ट है, और वो लोग ओहो। वही करेगा।
लाइक टोटली यूनिक सिस्टम में पढ़ा हूं मैं। हम्म और अभी है वो इंटरएक्टिव, एक क्लाउड कंपनी है यहाँ पर। वो लोग प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर इस ट्यूसडे पे मीटिंग है कि ऑलरेडी सब हाइब्रिड ज्वाइन करके वहां पर रखा हुआ है, हाइब्रिड माइग्रेशन किया है वो लोग। तो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि एज्योर पे पब्लिक क्लाउड पे जाएंगे, तो आरडीएस सर्वर को रिमूव करेंगे वर्चुअल डेस्कटॉप में, विंडोज वर्चुअल डेस्कटॉप में। तो फिर बहुत ही कम है, ओके। बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम है। हम्म नहीं नहीं, अब इतने सारे फायरवॉल और बाकी सब नेटवर्किंग के डिवाइसेस, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी। लाइक 17 साइट्स है, 17 साइट्स में। और जूनिपर फायरवॉल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर फार्मवेयर अपडेट होता है लेटेस्ट हम्म फार्मवेयर में, तो फिर वो पिछले कॉन्फ़िगरेशन नहीं उठाता है, पिछले कॉन्फ़िगरेशन उठाता ही नहीं वो। स्विच का अच्छा। डिफरेंट कमांड है, फायरवॉल का तो पूरा ही डिफरेंट कमांड है, और राउटर का भी डिफरेंट कमांड है। हम्म तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल कंसल्टेंट है, लेकिन कंसल्टेंट भी वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे क्या होता है, क्या हो रहा है। वो बोलता है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। हम्म आप इस वीक में अगर हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर AMD 101 का भी एक टाइमिंग दे देना मेरे को आपने। ठीक है, अभी इसमें देखो ये वाला पार्ट खत्म करके आज ये कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम्म बीपीएन और एमएसआईएक्स पैकेज बचेगा, ठीक है। हम्म तो बीपीएन में हमने कॉन्सेप्ट देख ही लिया है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखना है। और हम्म फिर एमएसआईएक्स पैकेज के जरिए कैसे हम पैकेज बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, कैसे एग्जिस्टिंग पैकेज में चेंजेस करते हैं, वो वाला पार्ट करके खत्म कर देंगे। ठीक है। और मॉनिटरिंग भी हाँ, देखना पड़ेगा। मॉनिटरिंग और थोड़ा सा इसमें लॉग्स वगैरह के डिटेल्स जो है वो हम चेक करेंगे। ठीक है। तो फिर MSIX पैकेज जो है, फॉर एग्जांपल मेरा कुछ एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन मेरा डाटाबेस के थ्रू रन कर रहा है, तो फिर वो ठीक उस है, पैकेज को हम लोग MSIX पैकेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एमएसआई एक्स पैकेज जैसे एमएसआई पैकेज होता है, ठीक है। हम्म एक तो डॉट ईएक्सी होता है, एक डॉट हाँ एमएसआई होता है। हम्म डॉट ईएक्सी डायरेक्टली आप किसी भी विंडोज मशीन पे इंस्टॉल कर देंगे, चल जाएगा, काम चल जाएगा, हम्म राइट। बट अगर हम बात हम्म करें एमएसआई पैकेज की, तो एमएसआई पैकेज क्या करता है, एमएसआई पैकेज के केस में आप अपने रिमोट मशीन को पॉलिसी के जरिए एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं। हम्म आपको मान लीजिए वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। और वीएलसी हम्म मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना है 10 कंप्यूटर पे। तो एक हम्म तो तरीका है कि मैनुअल 1 बाय 1 करके आप कॉन्फ़िगर करो, इंस्टॉल करो। दूसरा तरीका ये है कि एमएसआई पैकेज का टूल डाउनलोड करो, सेटअप डाउनलोड करो एमएसआई पैकेज में, एमएसआई में, और उसको एग्जीक्यूट कर दो अपने आप ग्रुप पॉलिसी के जरिए। तो 10 के 10 सिस्टम जो है ना, एक समय में उसको इंस्टॉल कर देंगे ओके ऑन द सेम टाइम। अब यहाँ पे एमएसआई एक्स पैकेज का काम ये होता है कि आपके पास मल्टीपल मशीन तो है नहीं, राइट। करंट हम्म टाइम वी डोंट हैव अ मल्टीपल मशीन, वी हैव अ मल्टीपल यूजर्स, ठीक है। एक ही पर्टिकुलर मशीन नहीं है, मल्टीपल यूजर है, मशीन एक ही है। अब आपने वीएलसी मीडिया प्लेयर उस मशीन पे इंस्टॉल कर दिया फॉर एग्जांपल, और आप चाहते हैं कि 5 यूजर उस मशीन को एक्सेस कर रहे हैं, और 5 में से 3 यूजर जो है वीएलसी मीडिया प्लेयर को चला पाए, और 2 यूजर उस वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन भी ना कर पाए। हम्म segregation of our application segregation of our application with our Azure Active Directory users, इसके लिए हम MSIX का पैकेज, एक छोटा सा एग्जांपल आप मान सकते हैं, इसके लिए हम MSIX पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। ओके। क्लियर? ये हाँ क्लियर। ये सब इंटरव्यू में पूछता है कि एफएस हम्म लॉजिक्स क्या है, एफएस लॉजिक्स कैसे काम करता है, MSIX पैकेज क्या है, उसका काम क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, तो फिर कैसे कॉन्फ़िगर करोगे MSIX पैकेज को। तो ये सब पूछता है इस इंटरव्यू में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये बोलेगा कि अच्छा ठीक अच्छा है, तुम AZ140 का सर्टिफिकेशन है तुम्हारे पास, लेकिन तुमको पता ही नहीं है कि एफएस लॉजिक्स क्या है, कैसे काम करता है।
एज्योर एडी डोमेन सर्विस बहुत ही टाइम ले रहा है। VPN, एज्योर एडी सर्विस और जो हमारा एवीडी होस्टफुल एज एक्टिव डायरेक्टरी के, ये सभी टाइम लेते हैं, मतलब हाफ एन आवर ले जाते हैं। अभी तो बीपीएन में भी इतना टाइम लगेगा। बीपीएन प्रैक्टिकल आसान है, बट ये टाइम बहुत ज्यादा लेता है कि एक बार एग्जीक्यूट करो तो वेट करते रहो। लोकल गेटवे इंस्टॉल करने के लिए भी बहुत टाइम जाता है। हाँ, केवल नहीं, गेटवे ही टाइम लेगा, बाकी कोई टाइम नहीं लेगा। हाँ 2 मिनट के अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं सेल्फ साइन सर्टिफिकेट और उसको अपलोड कर सकते हैं, बट वेट करना पड़ता है कि हमारा जो गेटवे है वो टर्न ऑन हो पहले। चलो इसको पॉज कर देते हैं, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तब तक ये रेडी हो जाए। ठीक है, हम वीडियो को पॉज करें। ओके फाइन। This conference will now be recorded. ठीक है, अभी अपने पास दोनों सर्विसेज एक्टिवेट हो गई हैं। आप देखो इंस्टेंस भी हमारा क्या दिख रहा है, अवेलेबल दिख रहा है, अनअवेलेबल हट गया है। और मीनवाइल आपका जो डोमेन आपने प्रोसीड किया था ना cloudkaksa.in के नाम से, वो भी रेडी टू यूज है, करेक्ट? ठीक है, अब अगला जो स्टेप है, वी आर एबल टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन, कोई डाउट नहीं, यहाँ पे हम इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो सर्विस है, ये अपने पास जो डोमेन है ना, इसको हमें किसी मशीन के साथ एसोसिएट करना है आरसेट सर्विस के जरिए, ताकि हम अपने यूजर्स के प्रॉपर्टीज को मैनेज कर पाए, पासवर्ड रीसेट कर पाए, पॉलिसी लगा पाए, परमिशंस दे पाए। क्योंकि अभी ये आपका डोमेन तो है, बट अनफॉर्चुनेटली हम इस डोमेन का कोई भी यूसेज नहीं है, नथिंग, जीरो। जब तक आप अपने इन्वायरमेंट में सर्वर 2012 नहीं ऐड करते हैं या सर्वर 2016 ऐड नहीं करते ना, कोई यूसेज नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? क्लियर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया वर्चुअल मशीन तैयार करते हैं और उस वर्चुअल मशीन को हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड न्यू वर्चुअल मशीन सर्वर 2016 या 2012, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सर्वर लगाना चाहते हैं। एक ही होस्ट पूल है, यहाँ पे AAD सर्वर नाम दे देते हैं अपने इनका। सेंट्रल यूएस इज अवर लोकेशन, और यहाँ पे हम चलते हैं 2016 पे ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 कोर CPU, 4 GB ऑफ रैम, यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपका कॉमन यूजर नेम पासवर्ड रखा जाएगा, which is a local administrator username password, और 3389 is our user RDP। पोर्ट नंबर सेम ही वीनेट में हम इसको एसोसिएट करेंगे। क्रिएट, चलिए इसको करते हैं प्रोसीड। और ये जो आपका क्लाउड कक्षा है ना, ये दो प्राइवेट आईपी एड्रेस देगा हमें। एक प्रीफर्ड डीएनएस आईपी एड्रेस होगा और दूसरा अल्टरनेट डीएनएस आईपी एड्रेस होगा। यहाँ आप देखिए एक आईपी एड्रेस अभी मिल रही है, एक आईपी एड्रेस अभी और हाईलाइट हो जाएगी, क्योंकि ये इनिशियलाइज हो रहा है, डिप्लॉय हो रहा है, बस 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। ये आपका एक्टिव जैसे ही आता है ना, आप प्राइवेट में देखोगे तो 2 आईपी मिलने लगेगी। एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.6, मे बी कि 7 आपको असाइन हो जाए, बट थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो भी रेडी टू यूज हो जाएगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन? इसको एक्सेस करने के लिए क्या स्टेप यूज करेंगे? एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन जो डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है, असाइनमेंट में जाएंगे, जो यूजर आपने असाइन किया है उसके थ्रू आप कनेक्टिविटी ले लेंगे। इज इट करेक्ट? चलो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन इज इन प्रोग्रेस। AVD cloudkaksa.in ये भी हमारा रेडी है, बट डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। यहाँ पर जो ऑप्शन है ज्वाइन है विंडोज सर्वर VM टू
योर मैनेज डोमेन, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो फिर वो क्या नया सर्वर क्रिएट करेगा? ये गाइड करेगा, ये आपको इन्फॉर्म करेगा, एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि आप यहाँ ये स्टेप हो ओके। गया, अगले स्टेप में आपको ये फॉलो करना है। लाइक दिस, वीएम क्रिएट करो, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर करो, मैनेज आईपी एड्रेस पे जाओ, ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करो, नेम असाइन करो, लाइक दैट। तो वीएम क्रिएट करने ओके। के बाद फिर आप आरडीपी लो। तो वो जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, ये आपका वर्क ग्रुप से डोमेन में हटाओ, डोमेन का मेंबर जो आपने हम्म। रखा है वो डोमेन नाम दो, लाइक दैट। तो यही तो आर सेट है ना। हम्म। आपका क्या वो कॉर्पोरेट बैच शुरू हो गया MD101 के लिए? नहीं, अभी नहीं, अभी वो अगस्त 25 से बोल रहे हैं। अच्छा। VM क्रिएट हुआ है? इन प्रोग्रेस था अभी तक तो। ठीक है, इसका हम फटाफट आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं, और आरडीपी के साथ साथ इसका डीएनएस कॉन्फ़िगर करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहले आरडीपी, फिर उसके बाद डीएनएस कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर एक इशू है, 3389 पोर्ट इनबाउंड पोर्ट में देना पड़ेगा। ऑलरेडी असाइन NSGBP। कर चुके हैं हम। अच्छा। लेट मी चेक। ऐड तो किया था आई थिंक हमने। चलिए देख लेते हैं फिर से। अलाउड है।
ठीक है, ये अपने पास 2016 इंस्टेंस हो गया और हमें कुछ सेटिंग्स करनी है बैकएंड में। सो बैकएंड सेटिंग के लिए इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टीज में आते हैं, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस हमें दिखाई पड़ रही है विच इज 192.168.1.6। अब वीएम की प्रॉपर्टीज पे जाके नेटवर्क पे क्लिक करिए एंड अंडर नेटवर्किंग यू विल फाइंड अ adapter name, AAD adapter, DNS एड्रेस, सर्वर एड्रेस, कस्टम पे क्लिक करेंगे, सेम आईपी एड्रेस आपको असाइन कर देना है 192.168.1.6। अगली जो आईपी एड्रेस होगी वो 7 होगी, 192.168.1.7 और इस पेज को कर दीजिए सेव। और वीनेट पे जाकर भी हम लोग उसका आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। हाँ, वीनेट पे भी जा करके, क्योंकि दोनों इंस्टेंस हमारे सेमी वीनेट पे हैं, तो वीनेट में भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा। डीएनएस सर्वर, और यहाँ पे हम डीएनएस एड्रेस में 192.168.1.6 192.168.1.7 अगला स्टेप क्या कहता है? अगला स्टेप ये है कि आप अपने जो सर्वर आपने एक्सेस किया अभी आरडीपी में, उस सर्वर की प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे वर्क ग्रुप से डोमेन में। दिस पीसी प्रॉपर्टीज चेंज, वर्क ग्रुप की जगह पे क्लाउड कक्षा .in, अभी ये डिप्लॉइंग में है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि तब तक जब तक ये आपका कंप्लीट नहीं होगा ना, ये एक्सेस नहीं देगा हमें। तो फिर उस सर्वर मशीन को हम लोग हमारा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का जो डोमेन है उससे ज्वाइन कर रहा है, तो फिर वो मशीन उसमें ज्वाइन करेगा। इसके बाद 8 सेट रूल कॉन्फ़िगर करें, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वो जो डोमेन है मेरा, जो क्लाउड कक्षा .in, उस डोमेन के ऊपर हम लोग ग्रुप पॉलिसी, लाइक यूजर पे होता है, यूजर ग्रुप्स पे होता है ग्रुप पॉलिसी, लेकिन थियोरेटिकली लाइक जब वहां पे कनेक्ट होंगे तो 8 सेट रूल यूज करके उसके बाद हम लोग ग्राफिकल व्यू पाएंगे पूरे इस डोमेन को कॉन्फ़िगर करने के लिए। हाँ जी, लाइक बिल्कुल पॉलिसी सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। जो सर्वर 2016 अभी हमने तैयार किया है ना, उसको एज ए मीडियम मान रहे हैं, ताकि हम अपने इस क्लाउड कक्षा .in के अंदर जो एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज है ना, वो हमें मिलनी चाहिए। .in देना पड़ेगा। तो अभी डिप्लॉय नहीं हुआ है इसलिए एरर आ रहा हाँ, है। ये एक्टिव नहीं है क्योंकि एक ये प्लेटफॉर्म है जो सर्विसेज है, तो मल्टीपल क्लस्टर हैं बैकएंड में, उन क्लस्टर के ऊपर ये सर्विस आपका इंस्टॉल हो रही है। आज रात को अगर आपको टाइम मिलेगा तो फिर एज्यूर फाइल शेयर से उस प्रैक्टिकल एक बार कर लेना, क्योंकि वहां पर इशू आ रहा है।
मैं चेक कर लूंगा आज। मैं रिकॉर्ड भी कर लूंगा उसको, रिकॉर्ड करके ना अच्छा अगर टाइम मिला तो एक वीडियो ही बना लूंगा उसके ऊपर कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा देखता हूँ मैं कि क्या है इसका। क्योंकि मैं पूरे नोट कर लिया। अगर हम्म आपको चाहिए तो फिर मैं एक पिक्चर लेके मैं आपको भेज दूंगा कि क्या क्या हो रहा है, कि यहाँ पर कोई गलत किया है मैं नहीं किया है, वो सब आप देख लेना फिर। आई थिंक उसमें ज्यादा कुछ करना था नहीं, तो गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें हाँ सिर्फ वो एफएस लॉजिक के रजिस्ट्री में जाकर के पाथ ही केवल अलग देना था, बाकी सारी जितने भी स्टेप है वो तो सही थे। बस हमें हम्म ये देखना है कि जो फाइल शेयर है ना, उसको एडी की परमिशंस देनी है या नहीं देनी है, वो क्लियर करना है। अच्छा क्योंकि मैंने देखा कि अगर हम लोग एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में अगर हम लोग एफएस लॉजिक इंस्टॉल करके वहां पर हम लोग देना चाह रहे हैं, तो हाँ फिर हाँ। उसमें जाके एक ऑप्शन है कि वहां पर जाके हम लोगों को बोलना पड़ेगा ठीक है ये एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्ट है। ये मैंने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन में। ओके ओके ओके, समझ गया मैं। आप और कौन से क्लास कर ले रहे हैं अब? अभी अपने पास चल रही है एक VMware की मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से, और शाम को एक अच्छा AWS का बैच स्टार्ट हुआ है। अच्छा वीकेंड केवल ये है। अच्छा, सिर्फ सैटरडे संडे पे? सिर्फ सैटरडे संडे मॉर्निंग 2 घंटे है, शाम को 2.5 घंटे है। ओके। तो फिर आप वीकडेज पे आपका आप ऑफिस का टाइमिंग कौन से गया है? मेरा ऑफिस का टाइमिंग जो है 4 बजे से रात को 1 बजे तक का। अच्छा वेरी गुड टाइमिंग। हम्म। वेरी गुड टाइमिंग। हाँ, ये सबसे परफेक्ट टाइमिंग होती है नाइट शिफ्ट के केस में ना, सबसे बेस्ट टाइमिंग यही माना गया है। मैं भी जब मेरा घर पे था वहां पर नाइट शिफ्ट जब कर रहा था, मैंने बोला कि यही सबसे आसान है जॉब। कोई हाँ, टेंशन क्योंकि नहीं, बैठे रहो। मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी जो टाइमिंग है ना, एक बंदे की तो 9:30 से है रात को। ओ डेली? 9:30। हाँ, 9:30 से सुबह 8:30 तक। ओ 11 आवर शिफ्ट। साढ़े साढ़े 7 या 6:30 तक, हाँ सुबह मॉर्निंग तक। तो सारी चीजें ओ ठीक है, मतलब रात को 2 बजे तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसके बाद तकलीफ होती है। हम्म। क्योंकि दिन में कितना भी सो लो, वो मतलब रिफ्रेशमेंट नहीं आ पाता, हम्म। लेजीनेस रहती क्रैंकी है हो पूरे जाता दिन। है, पूरे हाँ, क्रैंकी हो जाता है। राइट। इसमें क्योंकि क्या है, मैंने अगर आप। किया था, हाँ मैं भी किया था मेरे घर पे जब मैं ऑस्ट्रेलिया आने से पहले, तब वहां पर 2 दिन नाइट शिफ्ट करना पड़ता था मेरे को। और हमारा सब कुछ यूनिक्स में चल रहा था, तो हम्म। 30 एप्लीकेशन सर्वर रन कर रहा था यूनिक्स पे। तो फिर हम लोगों को 24/7 मॉनिटर भी करना पड़ता था। तो फिर रात को जब शिफ्ट देता था 2 दिन, उसके बाद जाके एक दिन बंद होके मॉर्निंग शुरू होता, तो फिर पूरा क्रैंक बंद हो This गया। conference will now be recorded. चलो, अभी क्लाउड कक्षा .in रेडी है, ठीक है ना। हम्म रनिंग कंडीशन में आ गया, एक बार प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 हम्म, और 7 हमने आईपी एड्रेस पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो एक बार फिर से ट्राई करें इसको कन्वर्ट करने के लिए। ये चलो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। क्लोज एक बार करके। डॉट इन हटा करके देखते हैं। ठीक है। ऐसी सिचुएशन कब आती है, बेसिकली अगर ऐसा इश्यूज आता है, तो एक छोटी सी सेटिंग आपको और करनी पड़ेगी। ओपन ncpa.cpl, हम्म और इसके नेटवर्क अडेप्टर में जाकर के आईपी से छेड़खानी नहीं करनी है हमें। जो पब्लिक आईपी डीएनएस एड्रेस या प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। प्रीफर डीएनएस में डीएनएस वो दोनों आईपी आप एड्रेस मेंशन कर लीजिए।
192.168.1.6 और 192.168.1.7। इसको ओके करेंगे। आरडीपी लॉस होगा, हमारा आरडीपी जाएगा, बट उसके बाद फिर हम इस इंस्टेंस को फिर से एक्सेस करेंगे विद इन 2 मिनट। हाँ, क्योंकि जब भी आप मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, एक बार आईपी एड्रेस लॉस्ट होता है, आरडीपी आपका लॉस्ट होगा कनेक्शन। Okay, so let's reconnect our virtual machine again.
ठीक है, still is in progress. So do one thing, let's proceed with redeploy. जब भी ऐसा कोई इशू आता है related to the connectivity, तो आप redeploy कर दीजिए. तो फिर ये क्या न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेगा? It will change the entire settings. ना कोई डेटा लॉस होगा, ना कोई सेटिंग्स लॉस होगी, ना कोई चेंजेस होंगे. इंस्टेंस वही रहेगा, होस्ट बदल जाएगा बैकएंड का. ओके. चलो, let's try to connect our virtual machine again. Same username, password. Again we need to convert it from work group to domain. एक बार फिर से इसको वर्क ग्रुप से उठा करके डोमेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. The domain name is cloudkaksa.in. ठीक है, और यूजर नेम क्या था हमारा? gcp@cloudkaksa.in. पासवर्ड जो भी इस यूजर का है. अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे इस पासवर्ड पे, इस यूजर के पासवर्ड पे. सो डू वन थिंग, बैक टू द एज्योर पोर्टल और यहाँ पे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे जाकर के, इस एडी के पैनल पे जाकर के एक नया यूजर हम असाइन करने वाले हैं. ओके. क्रिएट टेस्ट 1 यूजर. हाँ, एक कोई नया यूजर क्रिएट कर लेते और उस यूजर के थ्रू लॉगिन करेंगे, क्योंकि बाकी के जो यूजर है ना, वो सभी हमारे ऑन प्रोमाइसेस से हैं. cloudkaksa.in टेस्ट के नाम से हम एक यूजर तैयार कर लेते हैं. क्रिएट.
and we will use the same user to assign users properties. यहाँ पे हम आएंगे अपने cloudkaksa.in पे जो डोमेन हमने बनाया था. Click properties. Under the properties, it give us option to add a user. अब देखेंगे यहाँ पे तो AAD एडमिनिस्ट्रेटर का पैनल आ रहा है. क्लिक करेंगे और यहीं पे हम अपने टेस्ट यूजर को मेंबर वाले ऑप्शन में जाकर के ऐड करा देंगे. ऐड मेंबर्स. हमने जो यूजर बनाया विच इज टेस्ट, सेलेक्ट, सक्सेसफुली एडेड. ठीक है. और हम टेस्ट यूजर को थोड़ा सा रीसेट कर लेते हैं पासवर्ड, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द फर्स्ट लॉगिन पे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, तो वी मस्ट नीड टू रीसेट द पासवर्ड. portal.azure.com. चलिए हमने पासवर्ड यहाँ पे रीसेट कर दिया है. यूजर भी हमारा टेस्ट ऐड हो गया है. लेट मी ट्राई टू कन्वर्ट थ्रू टेस्ट. Welcome to Cloud Kaksa. Click and reboot. Again, connect with the local user. और अब यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे रोल rset का.
बिकॉज अभी अपने पास कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज नहीं मिलेगी. वी डोंट हैव एनी सर्विसेज रिलेटेड टू द एक्टिव डायरेक्टरी. अब देखिए यहाँ पे कोई भी एडी की सर्विस नहीं दिख रही है. मैनेज पे जाओ आप, एड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे. नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट. एंड आर सेट इज अ फीचर नॉट अ रोल. ठीक है, तो आप रोल्स की जगह फीचर्स पे आएंगे और यहाँ पे एक सर्विस होगी, रिमोट सर्वर एडमिन टूल, दिस वन, आर सेट. चेक मार्क करेंगे इसको. नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और इंस्टॉल कर देंगे. चलो, वी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इट. एक बार इसको क्लोज करते हैं. अब आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर कंप्यूटर्स, ये सभी ऑप्शन आ गए, राइट. बट हमने लोकल यूजर से लॉगिन किया है तो एडी का ऑप्शन नहीं मिलेगा. आप इसको लॉग आउट करो. ठीक है, साइन आउट करो और फिर से इसको कनेक्ट करेंगे. और इस बार हम लॉगिन जो करेंगे थ्रू test@cloud.kक्षा. test@cloud.kक्षा.in. पासवर्ड जो भी आपने रख रखा हो. Test is the admin account, domain admin account. बहुत स्टेप है. कंप्लीट 2-3 पैकेज है ये, 2-3 प्रैक्टिकल का कंप्लीट कॉम्बिनेशन है. अब आप टूल्स पे क्लिक करेंगे, एडी यूजर्स पे जाएंगे. अब आप देखिए जितने यूजर आपने एडी में बना रखे थे ना, सभी यूजर यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी. जितने भी यूजर्स आपने क्रिएट कर रखे थे, टेस्ट, जीसीपी, AWS, एज्योर, सभी यूजर्स आपको यहाँ पे दिखने लगे. इज इट करेक्ट? करेक्ट.
इवन जो नए यूजर आप बनाएंगे, जो आप नए यूजर क्रिएट करेंगे ना, वो भी यहाँ पे सिंक्रोनाइज होते जाएंगे। अब इसका बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट इसका बहुत ही यूनिक है। बेनिफिट इसका ये है कि अगर आपको जीपीओ अप्लाई करनी है इस यूजर के ऊपर, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ग्रुप पॉलिसी ओपन करके जीपीओ मैनेजमेंट के जरिए सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर देंगे। अभी ग्रुप पॉलिसी इसमें इंस्टॉल नहीं किया, तो आप ग्रुप पॉलिसी के लिए रोल को ऐड करेंगे। इट्स अ टाइप ऑफ फीचर। अब जितने भी पॉलिसीज वगैरह एग्जीक्यूट करनी है, आपको ग्रुप पॉलिसी वगैरह बनानी है, वो डायरेक्टली हम इसके जरिए कर सकते हैं। इज इट करेक्ट? करेक्ट। ठीक है। ये जीयूआई की इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि आप अपने एवीडी के अंदर जो एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर असाइन कर रहे हैं ना, उन सभी यूजर्स को प्रॉपर तरीके से जीयूआई के जरिए कंट्रोल किया जा सके। तो एक तो हमने इंस्टेंस वीएम बना करके डोमेन बनाया था बहुत पहले, स्टार्टिंग जब की थी। उसके बाद फिर हमने ये एजर एएडी के थ्रू कंप्लीट किया, और अगला जो स्टेप बचता है वो है वीपीएन का लास्ट स्टेप, राइट? कि वीपीएन के जरिए हमारा जो ऑन प्रोमाइसेस पे सर्वर है, उस सर्वर की कनेक्टिविटी हम एज्योर पे करेंगे, ताकि जो यूजर ऑन प्रोमाइसेस सर्वर पे बनाए हैं उनके जरिए एवीडी होस्टफुल को कॉन्फ़िगर किया जा सके। करेक्ट? करेक्ट। डन? डन। थोड़ा सा स्टेप बहुत ज्यादा है, आप एक बार ट्राई करना, क्योंकि इसके लिए 2-2.5 घंटे आपको चाहिए कंप्लीट प्रैक्टिकल के ये लिए, ट्राई करना है ना? पड़ेगा। क्योंकि तो फिर स्टेप आज यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं फिर, या फिर कंटिन्यू करेंगे आप? हाँ, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे इसको स्टॉप कर देंगे, फिर जीपीओ वगैरह इंप्लीमेंट करके देखेंगे एक आधी। ठीक है? अच्छा ठीक है। चल ओके। चलो फिर, थैंक यू। कल बैठते या हैं इस टाइम पे? हाँ, सेम, मैं तो फ्री हूँ इस टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर कल यहाँ पर से जीपीयू अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे क्या होता है। हाँ, जीपीओ और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट, फिर थोड़ा सा बीपीएन का कॉन्सेप्ट। ठीक है फिर। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। टेक केयर, बाय। बाय।